स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ सामने मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। संभल जा रहे थे राहुल गांधी, अचानक से प्रशासन के द्वारा रोके जाने के बाद जोरदार तरीके का हंगामा हुआ है। बताएंगे कौन से मामले को लेकर जबरदस्त तरीके का संघर्ष हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह से प्रियंका गांधी ने की है मुलाकात। बताएंगे दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही है तेजी से वायरल। दोस्तों क्या प्रियंका गांधी के आगे पूरी तरीके से अमित शाह ढेर हो गए हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, देखकर साफ तौर पर समझ में आने लगा है। इसी के साथ में जहां पर बैलेट पेपर से खुद चुनाव करा के ईवीएम की सत्यता परखने की कोशिश कर रहे थे गांव वाले, वहां पर 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताएंगे इस तरीके के डर के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। साथ ही साथ भाजपा की महिला सांसद प्रियंका गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जय श्री राम के नारे के बीच में प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसी बात कही है जिससे भाजपाइयों को ही उल्टा तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, एक और बीजेपी का विकेट गिर चुका है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश बदलाव के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों और देश की जनता कहती है कि देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी निकले थे संभल के लिए, लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन की पूरी फोर्स उतार दी दोस्तों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी ने पहली बार संभल जाने का फैसला लिया था। पार्टी के सारे बड़े कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। जैसे ही राहुल गांधी आगे की ओर निकले और दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए दिल्ली मेरठ हाईवे से आगे बढ़े, वैसे ही उनके सामने हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन के लोगों को लगा दिया गया। रोकने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी वहां पर कई देर तक खड़े रहे। इसके बाद जानबूझकर लोगों को असुविधा में डाला गया, यानी पूरा का पूरा हाईवे बंद कर दिया गया, जिसके कारण लोगों को जाम में घंटों फंसे रहना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा दोषी अगर कोई था तो वो प्रशासन के लोग थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा और प्रशासन के लोगों ने जानबूझकर जाम लगा दिया था ताकि लोगों को समस्या का सामना करना पड़े और लोगों को लगे कि ऐसा राहुल गांधी के कारण करना पड़ रहा है दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ देर तक लोगों को देखा कि वो परेशान हो रहे हैं, तो इसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि क्योंकि उनकी यात्रा तो लोगों के लिए ही है, संभल के अंदर भी वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और जनता की राजनीति करते हैं, तो फिर ऐसे में जनता को प्रताड़ना का सामना नहीं करना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो आज संभल नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रशासन ने बदनाम करने की कोशिश की और योगी सरकार जिस स्ट्रेटजी पर काम कर रही थी वो उसमें उनको सफलता जरूर मिल गई है, लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी अगली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को बुरी तरीके से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर बताकर जाएंगे तो इसी तरीके से लोगों को परेशानी में डाला जाएगा और राहुल गांधी जैसे नेताओं पर ब्लेम डाला जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये शर्मनाक हरकत की गई थी, जानबूझकर ऐसा किया गया था, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारत का संविधान दिखाते हुए पुलिस वालों से कहा कि प्रशासन के लोग उनको संभल जाने से नहीं रोक सकते, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने संवैधानिक अधिकार का पालन कर रहा हूं, इसीलिए उन्होंने संविधान की किताब भी लहराते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि हम लोग संविधान बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और संविधान के अंदर हमको साफ तौर पर ये अधिकार मिले हैं और इसका पालन करना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतर चुकी है। प्रियंका गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से गृह मंत्रालय के संदर्भ में मुलाकात के दौरान उन्होंने केरल के वायनाड के लिए 221 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज की मांग की है। वायनाड के अंदर हाल फिलहाल में आए लैंडस्लाइड के कारण भारी संख्या में नुकसान का सामना करना पड़ा, स्थानीय लोगों को जान माल के नुकसान से जूझना पड़ा। इसके बाद प्रियंका गांधी क्योंकि सांसद बन गई है तो उन्होंने फैसला लिया है कि वो वायनाड की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेंगी, इसीलिए अमित शाह से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों नेता बैठे हुए हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी वायनाड के लिए 221 करोड़ की डिमांड कर रही है। प्रियंका गांधी की ओर से पूछे जा रहे सवालों पर एक तरीके से अमित शाह के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर देखा जा सकता है कि वो कैसे इन सवालों पर असहज महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इस तस्वीर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर लोग ईवीएम को चेक करना चाहते हैं कि क्या ईवीएम सही से काम कर रहा है या फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंदर माल सीरस विधानसभा सीट के मारकवाड़ी गांव के अंदर बैलेट पेपर से ग्रामीणों की तरफ से वोटिंग को रोक दिया गया है दोस्तों। प्रशासन ने मारकवाड़ी गांव के अंदर किए जाने वाले मतगणना के कार्यक्रम को रद्द करने के लिए बार बार ग्रामीण लोगों पर दबाव बनाया। आपको बता दें कि प्रशासन के लोग नहीं चाहते हैं कि लोग अपने हिसाब से कोई चुनाव करवाए बैलेट पेपर पर और विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम में वोट पड़े हैं उसमें कोई मिसमैच हो जाए और इसके बाद ईवीएम को लेकर और गहरे सवाल खड़े कर दिए जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ग्रामीणों ने फैसला लिया था कि क्योंकि उनका वोट ज्यादातर एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के नेता के पक्ष में गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर ज्यादातर वोटों पर लीड मिला है दोस्तों। ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चला गया है। तो सवाल यह है कि जब ग्रामीणों ने कहा है सबने एक साथ मिलकर कि उन्होंने एनसीपी एसपी के उम्मीदवार के लिए वोट डाला था, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस ग्रामीण क्षेत्र से कैसे लीड मिल गई, कैसे उनको ज्यादा वोट मिल गई, इसकी जांच के लिए बैलेट से चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया की तैयारी की गई थी। हालांकि दोस्तों प्रशासन की ओर से बार बार दे जा रही धमकी के बाद वहां के ग्रामीण लोग डर गए और उन्होंने फिर पोलिंग बूथ पर कोई भी अपने से खुद से वोट कराने के फैसले को बदल दिया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रही है दोस्तों। तो उससे पहले कई अधिकारी बीजेपी को खुश करने
करने में लगे पड़े हैं और यही बड़ा कारण है कि पुलिस ने महाराष्ट्र के इस गांव में खुद से बैलेट पेपर पर वोटिंग की तैयारी कर रहे 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सवाल यह है कि एफआईआर इसमें दर्ज करने वाली बात क्या है दोस्तों। जिला प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है, क्या ग्रामीण लोग अपने हिसाब से बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवा सकते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताएंगे। इस तरीके के कई मामले और बार बार रोके जाने पर गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी को जय श्री राम कह दिया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जो जवाब दिया है दोस्तों, उसी से समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर प्रियंका गांधी से भाजपा के लोग डरते क्यों हैं। संसद के अंदर शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वें दिन किसान के मुद्दों के इर्द गिर्द रहा दोस्तों। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई सारे नेता वेल में उतर गए और संसद के बाहर अडानी और संभल हिंसा मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन में कई सारे लोग मौजूद थे। संसद परिसर में प्रियंका गांधी और महिला सांसदों की आपस में मुलाकात हो गई दोस्तों। महिला सांसदों ने प्रियंका गांधी को जय श्री राम कहकर अभिवादन किया, लेकिन प्रियंका गांधी एक मंजी हुई नेता है, उनको पता है कि इसका कैसे जवाब दिया जाएगा। महिला सांसदों की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए तो प्रियंका गांधी ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि आप लोग महिलाएं हैं, हम लोग महिलाएं हैं, तो हम लोग मिलकर जय सीताराम बोलेंगे, सीता जी को मत छोड़िएगा। कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने उन्हीं भाव में जवाब दिया है जिस भाव में बीजेपी के नेत्रियों के द्वारा एक तरीके से प्रियंका गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम सही और करारा जवाब दिया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक और विकेट गिर गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों के द्वारा नेताओं को अपने पाले में शामिल कराने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का एक और विकेट डाउन कर दिया है। पटेल नगर विधानसभा से जाटा समाज के चेहरे प्रवेश रतन ने बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है दोस्तों। आम आदमी पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने प्रवेश रतन को आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर कर दी गई है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रवेश रतन पार्टी ज्वाइन करवाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि प्रवेश रतन ने अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिग्गज नेता जिनको चुनाव में जीत की संभावना है, आम आदमी पार्टी उनको अपने साथ में लेकर आ रही है और ऐसे नेताओं को एक गारंटी भी मिल जा रही है कि आम आदमी पार्टी की, क्योंकि राज्य में सरकार है तो उनके विकास कार्य के नाम पर वोट पड़ेंगे। इसीलिए जरूरी है कि सत्ताधारी पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़ा जाए। इसीलिए जितने वरिष्ठ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने की स्थिति में हो, सबको आम आदमी पार्टी अपने साथ में लाने का हर संभव प्रयास कर रही है और एक तरीके से ये सही निर्णय है। तो अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसके तरह आप लोग और क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महापंचायत के बाद जेल से छूटे सभी किसान दलित प्रेरणा स्थल से फिर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले महापंचायत में फैसला हुआ है कि जब तक जेल में बंद किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक किसान 0 पॉइंट पर ही बैठे रहेंगे। इसके बाद पुलिस के ऊपर से आदेश मिला है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर लुक्सर जेल में बंद सभी किसानों को रिहा कर दिया जाए। यानी महापंचायत के ऐलान के बाद आखिरकार किसानों को छोड़ दिया गया, लेकिन फैसला लिया गया है कि आंदोलन तो लगातार जारी रहेगा। 123 किसानों को इससे पहले पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। आंदोलन को दबाने के प्रयास किए गए, लेकिन अब प्रशासन के लोग उल्टा दबाव में आ गए हैं, क्योंकि किसानों की ओर से महापंचायत का ऐलान कर दिया गया और अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया गया है। इसी के साथ में राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा भाजपा आरएसएस अपने विभाजनकारी एजेंडे से संविधान की धज्जियां उड़ाने में व्यस्त है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने जाने से रोकने की बात साबित करता है कि भाजपा दो समुदायों के बीच में नफरत पैदा करना ही बीजेपी का और आरएसएस का एकमात्र विचारधारा है। उसके लिए उन्होंने न केवल संविधान में पारित प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ताड़-ताड़ किया है, पर अब वो अपने नफरत के बाजार की शाखा को हर जगह खोलने पर उतारू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सौहार्दपूर्ण शांति, भाईचारा, सद्भाव और मोहब्बत की दुकान खोलती चली जाएगी और विविधता में एकता के तर्ज पर समाज को एकजुट रखेगी। हम झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि कई दिनों से किसानों को धरना देना पड़ रहा है। किसानों की भूमि अधिग्रहण की बात है, मुआवजे की बात है, उस पर सरकार बैठकर बात करे। उन्होंने परसों 7 दिन का समय दिया था, लेकिन कल उन्होंने सरकार के लोगों ने कार्रवाई कर डाली। सरकार की नीति अच्छी नहीं लग रही है, उनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है। नरेश टिकैत ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बड़ा अच्छा बयान आया है, उन्होंने किसानों को राहत देने वाली बातें कही है। कुल मिलाकर दोस्तों जगदीप धनखड़ ने अचानक से शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाते हुए किसानों के हितों की बातें कर दी थी। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर शिवराज सिंह चौहान को उपराज्यपाल की ओर से फटकार लगाई गई है ताकि उनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके? बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में अपने समर्थकों के जरिए खुद को धमकी दिलवाने के आरोप लगाने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मेरा चरित्र सुरक्षा लेने का कभी नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने 24 फोन नंबर डीजी को भेजे हैं, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल से फोन आता है। इन सभी नंबर की जांच रिपोर्ट कहां है? इसके बारे में आज तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। उल्टा पप्पू यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो खुद अपने समर्थकों से जानबूझकर धमकियां दिलवा रहे हैं और जानबूझकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। सवाल यह है दोस्तों कि क्या एक ऐसे नेता जो जनता के बीच में 24 घंटे 7 दिन 10-12 साल से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी अभी तक, लेकिन अचानक से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक बयान के बाद, तो ये बात सच्ची क्यों नहीं हो सकती है दोस्तों? कुल मिलाकर पप्पू यादव पर गंभीर आरोप पहले भी लगाए गए हैं जानबूझकर बदनाम करने के। इससे पहले भी कहा गया था कि उनके पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद रंगदारी और
और तमाम तरीके की कानून विरोधी गतिविधियां बढ़ गई है। हालांकि ये सारी बातें झूठी है दोस्तों। पप्पू यादव क्योंकि निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत जाते हैं, ज्यादातर लोगों को इसी बात से काफी ज्यादा चिढ़ होती है और इसीलिए पप्पू यादव को लेकर अलग अलग तरीके की थ्योरियां पेश की जाती है और ये भी एक नई तरीके की थ्योरी बनाकर पेश की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि ना इसका कोई सर है ना पैर है कि पप्पू यादव खुद से अपने आप को धमकी दिलवा रहे हैं ताकि उनको सुरक्षा मिल जाए, ये दूर दूर तक कहीं भी सच साबित नहीं होता, तो अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ईडी के समन का उल्लंघन करने के मामले में पीएमएलए के कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। यानी उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई और होने वाली है क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हरा दिया था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनसे बदला लेने का काम कर रही है और हेमंत सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता इसमें कभी भी नहीं फंसने वाले हैं, कभी भी झुकने वाले नहीं है और वो इसका राजनीतिक तौर पर करारा जवाब देने में सक्षम है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुबह के वक्त 9:30 बजे 4 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर के अंदर गोल्डन टेंपल के परिसर में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल दरबान बनकर सजा काट रहे थे। उनके अगल बगल में 3 बॉडीगार्ड खड़े थे। श्रद्धालु मंदिर में आ जा रहे थे, तभी एक भूरी सी जैकेट और मूंगिया पैंट और नीली पगड़ी में एक अधेड़ उम्र के शख्स वहां पर आए और उसने सुखबीर बादल को देखते ही उनके तरफ कदम धीमा कर दिया। उनकी इस हरकत पर सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर पड़ी, तभी उस शख्स ने जेब से पिस्टल निकाली और सुखबीर बादल की तरफ गोली चलाई, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसी वक्त हाथ को घुमा दिया और शख्स को पकड़ लिया। इस कारण गोली सुखबीर बादल को ना लगकर हवा में चल गई। सुखबीर बादल उस समय साफ तौर पर सामने में मौजूद थे दोस्तों और शख्स ने उनके ऊपर 2 बार गोली चलाने की कोशिश की, हालांकि वो बच गए। अच्छी बात है और पंजाब की राजनीति के लिए भी अच्छी बात है दोस्तों। सुखबीर बादल एक ऐसे नेता है जिनकी वापसी पंजाब की राजनीति में कभी भी हो सकती है और उनके वोटर्स भी धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन के कारण नाराज थे वापस आते चले जा रहे हैं और सुखबीर बादल पूरी तरीके से पंजाब में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर किया गया अटैक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा करती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उल्टा अमित शाह से सवाल पूछे। ये बात सही है कि अमित शाह के द्वारा दिल्ली के कानून व्यवस्था को सही से संभालना तो दूर की बात, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर को भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी देना चाहिए। साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि संभल की घटना बीजेपी की लापरवाही और असमर्थता का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने संभल में गंगा जमुना की संस्कृति और भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ झारखंड के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि वो अपने नए मंत्री बनाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की और राधा कृष्ण किशोर लेंगे शपथ। कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी, एक ओबीसी, एक मुस्लिम और एक दलित मंत्री का नाम फाइनल करके समाज के सारे समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मंत्रिमंडल के अंदर सही डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ IIT BHU के गैंग रेप वाले मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी IT सेल से जुड़े लोगों को लेकर कई सारे गंभीर सवाल उठते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी है दोस्तों। कोर्ट ने जिस व्यक्ति को जमानत दी थी वो IIT BHU छात्रा से गैंग रेप के मामले में आरोपी था। आरोपी शख्स का नाम सक्षम पटेल जो कथित तौर पर बीजेपी IT सेल का सदस्य है, उसको पिछले साल दिसंबर के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में था। हालांकि इस साल अक्टूबर में हुए हाईकोर्ट के आदेश के दौरान बलात्कार के मामले में उसे जमानत दे दी गई थी, लेकिन गैंगस्टर वाले मामले को लेकर जेल में बंद रखा गया था, लेकिन अब उस मामले में भी छोड़ दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी IT सेल से जुड़े हुए 3 लोग थे जिनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों पर कई दिन पहले ही गैंग रेप के आरोप लगे थे और वो भी IIT BHU की छात्रा से, और इसके बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। लगभग 3 महीने के बाद मध्य प्रदेश के इलेक्शन हुए, उसमें भी इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, तब जाकर दबाव में आकर जैसे तैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन फिर से जमानत मिल गई है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जबकि मीडिया वाले उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज की बातें, बड़ी बड़ी बातें और ढोल पीटने में लगे पड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ, जहां पर आज शिंदे के मन में क्या चल रहा होगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी तोड़ी, गद्दार कहलाया, अपने का साथ छोड़ दिया, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी डिप्टी रह गए, यानी डिप्टी CM बनना पड़ेगा, मजबूरी अब उनकी हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जो इनके शासनकाल के दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया करते थे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया करते थे, अब उनको देवेंद्र फडणवीस के नीचे उप मुख्यमंत्री बनकर काम करना पड़ेगा दोस्तों। कुल मिलाकर शिंदे का अपमान हो रहा है और शिंदे सोच रहे थे कि उनको गृह मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई मंत्रालय नहीं दिया है। कुछ तो थ्योरियां ये चल रही थी कि अमित शाह से मुलाकात के बाद उनको 6 महीने मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरीके का वादा किया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस पूरे मामले पर उनके साथ साफ तौर पर स्पष्ट धोखा कर दिया। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री का नेता चुन लिया गया है दोस्तों। यानी अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेने वाले हैं। नेता विधानमंडल का उनको चुन लिया गया है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भूमिका भी धीरे धीरे करके स्पष्ट हो गई है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिनों तक इन गठबंधन के सहयोगियों को अपने साथ में रख पाएगी, क्योंकि सबकी अलग अलग तरीके की डिमांड है और भारतीय जनता पार्टी केवल खुद के मुख्यमंत्री, खुद के नेता के इर्द गिर्द पूरी राजनीति महाराष्ट्र का गढ़ना चाहती है, जो उसके साथ ही लोग पसंद नहीं करेंगे। ये बात है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आगे आती रहेगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।
चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अब रफ्तार पकड़ रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है उसके अनुसार भाई भतीजावाद और परिवारवाद का विरोध करने को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब परिवारवाद के तहत टिकट बांटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के लिए परिवारवाद वालों को टिकट देने का सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जो जानकारी मीडिया में चल रही है दोस्तों, उसके अनुसार पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को भी मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम स्वर्गीय मदन लाल खुराना के बेटे और दिल्ली भाजपा के वर्तमान सचिव हरीश खुराना को मोती नगर की सीट से चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी के साथ में और भी कई परिवारवाद के तहत लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद रमेश विधुड़ू को भी कालका जी से मैदान में उतारेगी और इसके साथ साथ पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़वाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को करोल बाग के लिए राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा के सांसद दुष्यंत गौतम का नाम चल रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर परिवारवाद के तहत टिकट देने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों, यही बीजेपी का परिवारवाद विरोधी राजनीति है जो खुलकर अब लोगों के सामने आ गई है और लोगों में जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों को एंटी परिवारवाद समझते हैं, उनको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या उनको जो लगता है उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी सच्चाई है। क्योंकि दिल्ली समेत पूरे देश भर के अंदर देखा गया है कि सबसे ज्यादा टिकट अगर परिवारवाद के तहत किसी पार्टी ने किसी को दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज्यादा परिवारवादी नेताओं को प्रमोट करने का काम भाजपा का है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के भी ज्यादातर जो राजकुमार थे जो अपने पिता की वजह से राजनीति कर रहे थे, उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा के टिकट दे दिया है और भाजपा परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई की बातें जोर जोर से मीडिया में आकर बोलती है और गोदी मीडिया वाले भ्रम फैलाकर उसका समर्थन भी करने लगते हैं। साथ साथ देश के एयरपोर्ट बस अड्डों से भी बदतर हो गए हैं। आम आदमी वहां पर एक कप चाय या समोसा तक नहीं खा सकता, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्डा की ओर से ये कई सारे बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालियान को राउत जेवन्यू कोर्ट से क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया। बुधवार को जबरन वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ मकोका का मामला बना दिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे अब चुनाव से पहले भाजपा पड़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी तरीके की रणनीति झारखंड में अपनाई गई थी। हालांकि झारखंड की जनता ने चारों खाने चित्त कर दिया था और अब दिल्ली में भी इसी तरीके का हाल के संकेत जरूर मिलने शुरू हो चुके हैं। साथ साथ 45 मिनट की मुलाकात के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे मान गए। फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर अपनी बीमारी का बहाना लगाकर अपने गांव चले गए थे। दोस्तों, इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उनसे सवाल पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ ले रहे हैं, क्या आप भी ऐसा करेंगे, क्या आप भी शपथ लेंगे? तो इस पर उन्होंने कह दिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वाकई क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि दोस्तों, बाद में जब जोरदार तरीके से डिस्कशन शुरू हुआ और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अंतिम फैसला लेना था, तो अब 45 मिनट की बैठक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में हुई है और इसके बाद तय हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे काम करेंगे। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के पोस्ट से उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उससे बड़ी बात, जिस उप मुख्यमंत्री को उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ था काम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, अब उनके अंदर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए अपमान वाली बातें हैं। साथ साथ पूर्व मंत्री और थानेसर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाना चाहिए, ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर मैदान में उतरे। चंडीगढ़ में अगर ऐसा होता है तो पता चल जाएगा कि पंजाब में होने वाले इलेक्शन से पहले किस तरीके का माहौल है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के संगठन में फेरबदल हुआ है। दोस्तों, उपचुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर 27 ब्लॉक में अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी की ओर से की जा रही बड़ी तैयारी साफ संकेत देती है कि आने वाले विधानसभा को लेकर ये पूरी एक तैयारी की गई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि संगठन का विस्तार ही नहीं हुआ था। बड़े बड़े नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी दोस्तों, लेकिन अब क्योंकि हर जिले के अंदर पार्टी को मजबूत करना है तो नए नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं राजस्थान से और क्या आने वाले दिनों के अंदर अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी को लेकर आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, साथ साथ बिजनौर के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों को संभल जाने से रोका गया। जिला भर में बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा लागू कर दी गई। जिले भर के अंदर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होने के कारण प्रशासन ने 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक दल को संभल में आने से रोका हुआ है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को भी रोकने का प्रयास किया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने बाद में लोगों के हित में रुकने का फैसला ले लिया था, वरना राहुल गांधी चाहते तो हाथरस की तरह प्रशासन के लोगों को पानी पिला सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने चाहा कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई डिस्टर्ब हो, इसीलिए ये फैसला लिया गया। साथ साथ असम के अंदर हाल ही में हुए उपचुनाव में अपना गढ़ सामगुरी हारने के बाद असम कांग्रेस ने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिसके बाद उनके अपने ही कुछ वरिष्ठ नेता असहज हो गए हैं। सामगुरी से 5 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता रकीबुल हुसैन कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बीफ के जरिए मतदाताओं को लुभाकर जीत हासिल की है। असम में हाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी की ओर से उसके सहयोगी ने सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट थी समागुरी की, जो रकीबुल हुसैन का गढ़ माना जाता है। हुसैन ने लोकसभा चुनाव में चुने जाने के कारण उपचुनाव में हिस्सा
हिस्सा लिया था। दोस्तों समागुरी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से 26 साल के उनके बेटे तंजील को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार दीपलू रंजन के माध्यम से चुनाव हरा दिया है और ये अपने आप में एक शॉकिंग रिजल्ट है असम के इलेक्शन के मद्देनजर, इसीलिए अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता ने दावा किया है कि भाजपा के लोगों ने बीफ खिलाकर मुसलमानों को खुश करके उनके वोट से चुनाव जीता है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ युवा कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय कूच करती नजर आई है दोस्तों, और जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला है। साथ साथ संभल के मामले को लेकर एसपी का एक ऐसा बयान आया है दोस्तों जिसकी आलोचना सोशल मीडिया पर की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। एसपी साहब कहते हैं कि संभल हिंसा में पाकिस्तान में प्रयोग की गई बुलेट मिली है, जबकि पाकिस्तान खुद चीन से हथियार खरीदता है। लोगों ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने सवाल पूछा है कि इन एसपी साहब को क्या प्रमोशन चाहिए, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद जवाहर, ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करते रहेगा।